नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम दोस्त आपका जो आगामी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा बहुचर्चित एग्ज़ाम पेट का होने वाला है, उसके संदर्भ में आज हम एक नया महा प्रैक्टिस बैच लाया हूं। महा प्रैक्टिस बैच क्यों है? क्योंकि आपके एग्ज़ाम से पहले हम यहां पे 25 प्रैक्टिस सेट को यहां पे कराएंगे और उसमें क्या इंक्लूड होगा, आपका प्रीवियस ईयर का जो दोनों पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, उसमें आए हुए सारे क्वेश्चनों को करेंगे। उसके बाद 23 और प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर हम आपके साथ यहाँ पर अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन का स्वरूप कैसे होगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके बाद उसका 4 ऑप्शन होगा, उसको आप हल कर लेंगे। उसके बाद उसमें लिखित व्याख्या को हम आपके सामने पढ़ेंगे। तो दोस्त आज हम थोड़ा सा स्लाइड में अपने आप को भी उपस्थित करने की कोशिश किया हूं। तो आइए, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात और हम आपसे रिक्वेस्ट से कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस सेशन को आप जैसे पूरा देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत अच्छा अंक अर्जित करेंगे। विश्वास करिए, यदि इन 25 प्रैक्टिस सेटों को करके जाते हैं आप 80 प्लस 100% हम अपने यहाँ ऑनलाइन मंच से दावा कर रहे हैं कि 80 प्लस आप क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। तो आइए हमारे साथ। तो इसमें आप देखेंगे आज हम 30 क्वेश्चन जीएस का लाए हैं और फिर उसके बाद आपको सुबह हम कई वीडियो देंगे। तो आज पहले 30 क्वेश्चन आप जीएस का हमारे साथ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इसमें आपका भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार ये देखेंगे दोस्त। 24 अगस्त 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। आप देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा हम स्लाइड व्यवस्थित कर देते हैं दोस्त, थोड़ा सा इसे हैंडल करने में दिक्कत हो रहा है। तो 24 अगस्त 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इसमें आपको 4 शासक दिए हैं, इनका सही क्रम बताना है। तो पहले का ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात 4 3 फर्स्ट 1 2, अर्थात सबसे पहले इल्तुतमिश आया, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर। आइए हम व्याख्या को देखते हैं। भारत में शासन करने वाले शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम है, इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक, अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक, शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक और अकबर जो है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। तो दोस्त आप देखेंगे, आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, तुकाराम जो है संत शिवाजी के समकालीन था। आइए व्याख्या पढ़ते हैं। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम का जन्म पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में हुआ था। इनकी अधिकांश काव्य रचना केवल अभंग छंद में ही है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हुसैन शाही राजवंश के संस्थापक अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। दार्शनिक शंकराचार्य दंतीवर्मन पल्लव शासक के समकालीन थे। आइए अब हम आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन बहुत से बच्चे गलती किए थे। तो आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब आइए हम गवर्नर जनरलों से संबंधित कुछ व्याख्या को देखते हैं। तो हमारे साथ आप आएंगे, आप देखेंगे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल यदि आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर केवल पूछेगा तो आप बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव। और भारत के वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड लिटन। लॉर्ड रिपन जो हैं 1840 से 1880 से 1884 तक भारत के वायसराय थे। रिपन के शासनकाल में 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। अब आइए चरक संहिता संबंधित है। ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी वास्तुकला, ऑप्शन डी गणित। तो आप देखेंगे चरक संहिता जो है आपका चिकित्सा से संबंधित है। आप देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चरक संहिता आपका
चिकित्सा से संबंधित है। आइए व्याख्या को पढ़ते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। यह संस्कृत भाषा से है। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र, पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्कार चरक हैं। आचार्य चरक एक महान कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद थे। प्राचीन काल में वास्तुकला सभी कलाओं की जननी कही जाती थी। आइए अब हम आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। तो हमारे साथ आप आइए 5वें नंबर क्वेश्चन पर। 5वें नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आप 5वें का बताएंगे। ऑप्शन डी नहीं सही है, देखते ही देखते मारेंगे। AD 1709 में औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी। आइए हम देखते हैं। अर्थात व्याख्या को क्या है, काल क्रमानुसार सही जोड़े। BC 261 मतलब 261 ईस्वी विषय मतलब कलिंग युद्ध हुआ था। और 78 ईस्वी मतलब 78 ईस्वी में शक संवत 261 ईसा पूर्व हो गया ये कलिंग युद्ध। फिर एन्नो डोमिन हो गया 78 ईस्वी शक संवत की शुरुआत। और एन्नो डोमिन 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत। और एन्नो डोमिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। यहाँ पे 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु दिया है, जो कि गलत है। और कलिंग युद्ध आपका कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। तो इसी क्रम में आप देखेंगे बस आपका 1707 होता तो चारों ऑप्शन सही होता। तो इस प्रकार से आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। आइए 6वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो 6वें नंबर का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। आइए हम व्याख्या को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए सही हो गया। दादा भाई नौरोजी ने भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। इनकी पुस्तक प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया थी। दादा भाई नौरोजी की कौन पुस्तक थी? प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बिमोश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रमुख वकील थे। फिरोज शाह मेहता अंग्रेजी भाषा के अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक थे। उन्हें नाइट की उपाधि से विभूषित किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। इस प्रकार से आपका 6वां नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्त। अब आइए हम आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन आप हमारे साथ देखेंगे। सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? तो 7वें का ऑप्शन ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। और ऑप्शन बी तिलक और लाला लाजपत राय। तो इसमें आप देखेंगे इसका ऑप्शन ए ही देखते आप बता देंगे। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जो हैं 1915 से 16 किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरुआत हुई थी? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के। तो आइए हम व्याख्या को देखते हैं। यहाँ पर व्याख्या क्या है आपका? तो व्याख्या हमारे साथ आप देखेंगे। सन 1915 ईस्वी से सन 1916 ईस्वी के मध्य 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई। पूरे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने और मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1917 में एक ध्वज बनाया। अरविंद घोष एक योगी एक दार्शनिक थे। इन्होंने पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम 1926 में स्थापित किए थे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट पेज में आ गए दोस्त। आपको निम्नलिखित का मिलान करना है। ब्रह्म समाज से संबंधित कौन है? रामकृष्ण मिशन से संबंधित कौन है? आर्य समाज। तो आप तुरंत देखेंगे पहला तो मार देंगे राजा राम मोहन राय। तो 8वें का क्या होगा? हम इसको पूरा बताते हैं। ज्योतिबा फुले हो गए सत्यशोधक समाज से। तो ऑप्शन को देखकर हम बताएंगे। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी मतलब आप समझ रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा हम अपने आप को व्यवस्थित कर दिए स्लाइड में। तो ब्रह्म समाज संबंधित है तीसरा राजा राम मोहन राय से। और रामकृष्ण मिशन संबंधित है एक स्वामी विवेकानंद से। और आर्य समाज संबंधित है स्वामी दयानंद सरस्वती से। और सत्यशोधक समाज संबंधित है आपका के श्रीधरालु नायडू से। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन हो गया 8वां नंबर। आइए हम व्याख्या को देखते हैं।
ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष 1897 ईस्वी, संस्थापक स्वामी विवेकानंद। और आर्य समाज के संस्थापक 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती। और सत्य शोधक समाज के संस्थापक स्थापना वर्ष 1873 में संस्थापक ज्योतिबा फुले। आइए 9वां नंबर हम व्याख्या देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लेकिन बहुत से बच्चे गलती किए थे पिछली बार, तो इसलिए आज अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि करो और मरो का नारा किसने दिया था। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो वचन और नारों कुछ प्रमुख हम देखते हैं। करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था वचन। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। और जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी, कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूर्ण स्वराज की जो नारा है जवाहरलाल नेहरू ने, फिर उसी के बाद जय हिंद की नारा सुभाष चंद्र बोस ने। इसी क्रम में अब आएंगे 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद पर प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस प्रस्ताव पर प्रस्ताव किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आइए व्याख्या को देखते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। 13 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 13 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के वार्षिक अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। फिर इसी क्रम में 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। सलालपन बिजली परियोजना सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास। तो 11 नंबर को क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। चिनाब नदी किनारे सलालपन बिजली परियोजना स्थित है। आइए हम व्याख्या को देखते हैं, आप हमारे साथ देखेंगे। सलालपन बिजली परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर, और ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। बसंत विषव होता है 21 मार्च। आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे। बसंत विषव होता है 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। तो बसंत विषव आपका 21 मार्च को होता है। आइए हम व्याख्या को देखते हैं 12 नंबर का। बसंत विषव 21 मार्च को होता है। इस तिथि को उपसौर बिंदु दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। इसी को दक्षिणी गोलार्ध में शरद विषव कहते हैं, जबकि इसी तिथि को उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषव कहा जाता है। 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं, इसे शरद विषव कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे तांबा के लिए राजस्थान में खेतड़ी परियोजना प्रसिद्ध है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में राजस्थान के जवार खान जस्ता उत्पादन और ओडिशा के बक्साइट उत्पादन सबसे अधिक है। भारत में राजस्थान के जवार खान जस्ता उत्पादन और ओडिशा बक्साइट उत्पादन सबसे अधिक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। तो 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तो हमारे साथ आप व्याख्या को देखेंगे, कुछ व्याख्या दिया है, कुछ प्रमुख उद्यान दिया गया है, अभ्यारण्य दिया है, किस राज्य में है, सब कुछ दिया गया है। तो आप देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका असम राज्य में स्थित है, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, और पेरियार अभ्यारण्य यदि पूछता है तो आप बताएंगे केरल में। एक बार हम पुनः बोल देते हैं, काजीरंगा असम से संबंधित है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश से, सुंदरवन पश्चिम बंगाल से, और पेरियार अभ्यारण्य से। आइए हम 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। तो 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 और 3 गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। फिर व्याख्या देखेंगे, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। गंगा भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। फिर इसी क्रम में बैंक दर का अर्थ क्या है?
बैंक दर का अर्थ क्या है? तो 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ये देखेंगे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। थोड़ा आइए हमारे साथ व्याख्या को देखते हैं। तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाला आधिकारिक ब्याज दर का अर्थ है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, बैंक दर का अर्थ है केंद्रीय बैंक भारत में रिजर्व बैंक से रात भर के लिए ओवरनाइट कर्ज लेना है। इस कर्ज पर रिजर्व बैंक को उन्हें जो ब्याज देना पड़ता है उसे ही रेपो दर कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, यदि आरबीआई, देखिए आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया। बहुत ईमानदारी से दोस्त पिछली बार पेपर हुआ था। ईमानदारी का मतलब है जो भी क्वेश्चन कहा गया था, आप ध्यान देंगे कि जिस पोर्शन से जितना क्वेश्चन आने वाला है उस पोर्शन से उतना आया था। आप हमारा पिछला वीडियो सिलेबस का आप देखिएगा, हम आपको बताए थे इकोनॉमिक्स का 5 क्वेश्चन, तो देखेंगे यहाँ पर आएगा हिस्ट्री का 5 और ज्योग्राफी 5, तो उसी प्रकार मेंटेन करके पेपर बनाया गया था। यदि इसी बात पेपर को बनाया जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। 17 नंबर, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगी। यदि आरबीआई नगद कोषाध्यक्ष को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? बढ़ जाएगी। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन बढ़ जाएगी। साख सृजन एक ऐसी स्थिति है जिसमें बैंक उपभोक्ताओं और व्यवसायों को अधिक ऋण देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परिसंचारी में धन की राशि बढ़ जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी वैश्विक। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, पूंजीवादी। आप ध्यान देंगे, व्याख्या को देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जो अलग अलग मार्केट एवं आर्थिक योजनाओं का मिश्रण है, जिसमें निजी क्षेत्र और राज्य अर्थव्यवस्था का निर्देशन करते हैं। दोस्त आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम व्याख्या को पढ़ दे रहे हैं तो इसे सुनिएगा। आप देखेंगे कि आप इसे सुनते हैं तो कई क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। और इस प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। आप देखेंगे इससे बाहर आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा यदि इस 20 से 25 को प्रैक्टिस सेटों को यदि आप कर लेते हैं। तो आइए हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? आप देखेंगे अब हम इसमें व्याख्या जब कराएंगे तो उसमें 1 रुपये नोट, 10 रुपये नोट, कई नोटों के बारे में बताया जाएगा। यही विशेषता है इस प्रैक्टिस सेट का। आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। तो 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो 19 का ऑप्शन है, आरबीआई गवर्नर द्वारा 100 रुपये का नोट हस्ताक्षरित होता है। आइए व्याख्या को पढ़ते हैं। 1 रुपये के नोट, देखिए हम आपसे कहे थे 1 रुपये के नोट पर देश के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। इसके अतिरिक्त सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। इस प्रकार 100 रुपये का नोट आरबीआई गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होता है और वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आप ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। इसके अतिरिक्त सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। इस प्रकार 100 रुपये के नोट में आरबीआई का गवर्नर का हस्ताक्षर हो गया। वर्तमान में 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। फिर इसी क्रम में आएंगे हमारे साथ 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फेमा का पूर्ण रूप, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आपको इसे देखते ही बता देना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है फेमा का पूर्ण रूप है। व्याख्या को देखेंगे। फेमा का पूर्ण रूप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भारत के सभी लेन देन जिनमें विदेशी मुद्रा शामिल है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेमा 1973 द्वारा विनियमित किए जाते थे। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के संसाधन में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? आप देखेंगे तो 21 नंबर ऑप्शन ए राज्य सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी संघ सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य सूची। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शामिल है। व्याख्या को देखेंगे।
7वीं अनुसूची के तहत 3 सूचियां हैं, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची इसमें जो विषय शामिल हैं जिनके तहत राज्य कानून बना सकता है, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, कुछ ऐसे विषय हैं जो राज्य सूची में आते हैं। संघ सूची रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे। समवर्ती सूची शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देखेंगे संघ सूची में आपका क्या क्या आता है, रक्षा, विदेशी मामले और रेलवे। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन। आप इसको थोड़ा सा वीडियो पीछे करके इसे एक बार और सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। आप इसी क्रम में आएंगे 23 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 से 29 से, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21A। आप दोस्तों एक देखेंगे वीडियो, यदि हम यहाँ पे बता रहे हैं तो इसे आप सुनिए, आप सुनिए, आपको एक क्वेश्चन जो मिल जा रहा है बहुत बेहतरीन मिल रहा है। तो इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करिए, सुन लीजिए, आप चलते चलते इस वीडियो को सुन सकते हैं जिससे आपकी तैयारी हो सके। और प्रॉपर यदि आप बैठकर सुनते हैं, देखते हैं तो बहुत ही आपको लाभ होगा। आप मत देखिए, डिजिटल बोर्ड के चक्कर मत पड़िए, इतना मैटर पढ़ाने में उन्हें कम से कम 2 से ढाई घंटा लगेगा। और आप देखिए अभी तक हमारा क्या है, इतना ही वीडियो, यहाँ पे बकवास नहीं हो रही है, सीधा आपके काम की बात हो रही है दोस्त। तो आप हमारे साथ आइए, बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। शिक्षा का अधिकार हम बता दिए, मौलिक अधिकार जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से। तो अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। राज्य से 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य में विधि द्वारा अवधारित करें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। फिर इसी क्रम में 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, BN राव। एक क्वेश्चन सबको मालूम है। आप देखेंगे पिछली बार मतलब पेपर बहुत टफ नहीं था, लेकिन मेल ढाई गया था लेखपाल के लिए और परीक्षाओं के लिए, इसलिए आपको इस बार भी पेपर टफ नहीं मिलेगा, मेल ढाई जाएगा। क्वेश्चन सरल होगा, लेकिन आप गलती मत करिएगा, वो गलती कम नहीं करेंगे यदि आप आपके अपने एजुकेशनल चैनल से प्रैक्टिस करेंगे। तो आप दोस्तों देखेंगे निम्नलिखित में से किस संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके पार्लू समिति का गठन किया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। BN राव भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। आपसे पूछेगा भारतीय संविधान निर्माण के समय पे संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो आप तुरंत बताएंगे BN राव। तो दोस्त आप देखेंगे आज हम पहली बार इस विधि का प्रयोग किए हैं। किस विधि का? कि हम आपको दिख भी सकें और स्लाइड को पढ़ भी सकें। तो आप देखिए, हमें देखने की कोशिश करिए। थोड़ा बहुत अब दिक्कत होता है तो दिन पे दिन आपको वीडियो और अच्छा ही मिलेगा, लेकिन यदि इस वीडियो को लेते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। आप बैचों के चक्कर में छोड़िए, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका बस एक ही हथियार है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित का निहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर क्वेश्चन आप बताएंगे, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों निहित है? तो 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 में। आप ध्यान देंगे, अब अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित है, अल्पसंख्यकों के हित निहित है। आप ध्यान देंगे, व्याख्या पढ़ेंगे। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठोस चालक के में धारा वाहक होते हैं प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है धारा के वाहक होते हैं। ठोस अवस्था में
अवस्था में भौतिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल धात्विक ठोसों के क्रिस्टल संरचना में संयोजक इलेक्ट्रॉनों के व्यवहारों के अभिव्यक्त करने वाले सरल मॉडल है। प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों के साथ पाया जाता है। इसे पी प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। इस पर 1.6023 ई अर्थात 19 कूलाम्ब का धनावेश होता है। 27 नंबर, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? एक वर्ष में एक रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम जो वादा किए हैं यहाँ पे वादा जरूर निभाएंगे। वादा जो किया हूँ जरूर ही निभाऊंगा। अर्थात मैं वादा क्या किया हूँ, आपको हम यहाँ पे 2000 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करा के आपको एग्जाम के लिए तैयार कराएंगे। तो हमारे साथ आप प्रैक्टिस सेशन में डेली आया करिए। प्रकाश वर्ष दूरी मापन की इकाई है। इसका प्रयोग खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष चली गई दूरी 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है और ध्वनि की तीव्रता का प्रबलता डेसिबल से मापा जाता है। अर्थात एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी प्रकाश वर्ष का मापन है। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? सूत्र हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आप ध्यान देंगे CaOCl2, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और खाने का सोडियम को सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 कहा जाता है और साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। एक क्वेश्चन देखेंगे आप दोस्तों, इस बार जरूर देखने को मिलेगा। इन चारों सूत्रों को आप ध्यान से याद करिए। ब्लीचिंग पाउडर क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4, खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। 18 कैरेट सोने के खरे सोने का प्रतिशत होता है तो 29 का ऑप्शन बी हो जाता है। 75% होता है कैरेट 18 कैरेट सोने का खरे सोने का प्रतिशत। 24 कैरेट क्या होता है? 100%। 1 कैरेट 100/24%। 18 कैरेट 100/24 गुणे 18 बराबर 75%। आप ध्यान देंगे 18 कैरेट सोने किसके बराबर होता है? 75% के। फिर इसी क्रम में संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी। ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी, में से कोई नहीं। तो संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी होता है। आप ध्यान देंगे। हम व्याख्या को पढ़ते हैं। संतरे में बहुतायत विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन रासायनिक नाम कमी से होने वाले रोग स्त्रोत। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कमी से होने वाला रोग स्कर्बी मसूड़े का फूलना स्त्रोत नींबू संतरा टमाटर अंकुरित अनाज। विटामिन ए रेटिनाल और रतौंधी संक्रमण का खतरा और इसका स्त्रोत दूध अंडा पनीर मछली यकृत। और विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। इसका बेरी हो जाता है विटामिन सी मतलब कमी से होने वाला रोग। स्त्रोत क्या है? मूंगफली एवं तिल। आप दोस्त देखेंगे इसके बाद आपका मैथ का 5 क्वेश्चन है। हम देखेंगे यहाँ पे हम इसको आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसको हम बोर्ड पे करा देंगे, नहीं तो किसी दिन इसी में प्रैक्टिस करा देंगे। चलिए एक क्वेश्चन को कर ही लेते हैं यार थोड़ा सा। आप देखेंगे करनी में क्वेश्चन मार्क को 196 दिया है, 72 गुणे 56 दिया है। तो इसमें आप देखेंगे 14 का स्क्वायर 196 होता है और 18/24 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 14 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा तो 18 का स्क्वायर करनी को हटाने के लिए कर देंगे। अर्थात 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 2 4। यह बहुत सरल क्वेश्चन आया था दोस्त मैथ का, आपको किसी दिन हम दिखाएंगे। इस प्रकार से हम 30 क्वेश्चन को करा दिए आपको। दोस्त आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मतलब शेयर करिए। दोस्तों बहुत कम लोग वीडियो देखते हैं, फार्म भरे हैं 37 लाख लोग। हमें नहीं समझ में आ रहा है आप भटक क्यों रहे हैं, इतना अच्छा वीडियो मिलेगा नहीं। ये प्रैक्टिस यदि आप सुन के चलते हैं तो आप निश्चित ही 80+ क्वेश्चन करके आएंगे। तो आपका साथ होगा तो हम डेली बहुत जल्द इस वीडियो को मतलब ये पूरा करेंगे क्रम को। अभी 30 ही क्वेश्चन किए हैं, बहुत कम क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे 2000 क्वेश्चन कैसे होगा? बिल्कुल होगा। आप देख सकते हैं हम 2 से 2.5 घंटे का भी क्लासेस पे डाले हैं। तो जैसा आपकी मांग होगी वैसा हम करेंगे। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।